हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है। अब हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया था, क्लासिफिकेशन जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो गया था। ठीक है। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की कंप्लीट हो गई थी और केमिकल प्रॉपर्टीज हम हेलो एल्केन्स की पढ़ रहे थे। ठीक है। जहां पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों हम SN रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जहां पर SN1 हमने कंप्लीट कर ली थी, SN2 आज हम करेंगे। ठीक है। वैसे तो SN2 का इंट्रोडक्शन हमने अपने लास्ट लेक्चर में ले लिया था, ठीक है, देख लिया था। इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे SN2 रिएक्शंस को। फिर आगे अदर रिएक्शन जैसे कि एलिमिनेशन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन है, इन रिएक्शंस को आगे कंप्लीट करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और एक बार आप चलिए तो एक बार हम जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार देख लेंगे। आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। अच्छा, आपको ध्यान रखना है मार्कोनिकॉव रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या है। ठीक है। और साथ में जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं अलग अलग, जैसे हंसडिकर रिएक्शन है, फिंकलस्टीन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ठीक है। जो भी हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देख लिया था। SN1 रिएक्शन हमने देख ली थी, काफी डिटेल में पढ़ लिया था। फिर हम बात कर रहे थे SN2 रिएक्शन की, जहां पर हमने देख लिया था कि ये एक वन स्टेप की रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर हमेशा 2 रहेगा, मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है। पहले हमने सीखा चैप्टर में ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी निकालना, तो आप इन चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन को हमने देख लिया था बच्चों। वॉल्डन इन्वर्जन है क्या, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है। तो चलो, तो ये हमारी SN2 रिएक्शन है। यहाँ पर आता है वॉल्डन इन्वर्जन की प्रोडक्ट बनता है इन्वर्टेड। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये है हमारा रिएक्टेंट। ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो हेलोजन है ये इस साइड है, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको क्या दिख रहा है कि हेलोजन किस साइड है। ये आया हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से। ठीक है। बैक साइड से क्यों अटैक करेगा, आगे से क्यों अटैक नहीं कर रहा है। जैसे हमने SN1 में देखा था, वहां पर तो 2 अटैक हो रहे थे ना, फॉरवर्ड से भी कर रहा था, बैकवर्ड से भी कर रहा था, है ना। ये डिपेंड करता है, या तो फॉरवर्ड से भी कर सकता है, बैकवर्ड से भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बैक साइड से ही क्यों अटैक कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो SN1 में पहले ये जो हेलोजन है वो हट गया था और क्या बन गया था, कार्बोकैटायन बन गया था। ठीक है। फिर जब कार्बोकैटायन बन गया था तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड अटैक भी कर सकता है और बैकवर्ड अटैक भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर अभी तक हेलोजन यहीं पर जुड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे हेलोजन क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग की कोशिश करेगा और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हमने कहा कि SN1 में क्या हो रहा था, क्यों फॉरवर्ड और बैकवर्ड अटैक होता था, फॉरवर्ड से भी प्रोडक्ट बन सकता था, बैकवर्ड से भी, ऐसे में एक मिक्सचर बेसिकली वहां पे बनता था। ठीक है, बन सकता भी था, क्योंकि 50% चांसेस होते थे कि इन्वर्जन बन जाए, रिटेंशन बन जाए, तो दोनों का जो प्रोबेबिलिटी वो 50-50 होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बॉन्ड तो ब्रेक हुआ ही नहीं है ना पहले से। SN1 में तो बॉन्ड ये वाला पहले ब्रेक हो जाता है, हेलोजन वाला, तो कार्बोकैटायन बन जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है। लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड अभी ब्रेक हुआ ही नहीं और न्यूक्लियोफाइल भी आ गया है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, जब बॉन्ड बनाएगा तो धीरे धीरे ये अपना बॉन्ड यहाँ से हटा लेगा, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है। ये एक्स, जो हमारा हेलोजन है, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब एक और ध्यान की चीज ये है कि यहाँ पर यूज किया जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे SN1 रिएक्शन में यूज किया जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है। तो देखो, ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं,
अब जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो तो उसमें क्या था, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है फोन के साथ, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, किसके साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। तो उसको याद करने का तरीका क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को, कि हाइड्रोजन फोन करता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन फोन नहीं करता। ठीक है, फोन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो डीएमएसओ है हमारे पास, डीएमएसओ है ना, CH3 एस डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये क्या है, डीएमएसओ, फुल फॉर्म क्या है इसकी, डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड। ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड। क्लियर। इसके अलावा एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप कहोगे कि आपने तो बोला कि कार्बन सॉरी हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, तो हाँ, नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा और भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे डाइमिथाइल ईथर है, CH3O CH3। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हमारा डाइमिथाइल ईथर। तो ये सारे ही क्या है, हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बनती है यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट, जो एक पेंटावेलेंट स्टेट होती है। जैसे कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस स्टेट में कार्बन क्या करता है, 5 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 5 बॉन्ड होते हैं लगभग। तो ये होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट को कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है ना, इस तरीके से हम दिखाते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो, ये रहा हमारे पास कार्बन। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे फॉर्मेशन इसका हो रहा है, ये आ रहा है न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन था ही, ये हमारा एक एल्काइल ग्रुप और ये हमारा दूसरा एल्काइल ग्रुप। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये वाला बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो कहां पर होता है, हमारा SN2 रिएक्शन में होता है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर बन जाएगा प्रोडक्ट, ये X चला जाएगा पूरा बाहर, यानी कि पूरा बॉन्ड क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा, और ये आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, और ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट कैसा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। इसीलिए अब आप देखोगे कि ये जो हैलोजन है इसके अपोजिट साइड हमारा न्यूक्लियोफाइल आया है, जो प्रोडक्ट बना है, और जो हमारा रिएक्टेंट, अगर आप देखो हेलोजन और जो न्यूक्लियोफाइल आया है दोनों अपोजिट साइड है। तो ये सबसे पहले वॉल्डन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था, देखा था, और इसको एक इन्वर्जन बताया था उन्होंने, और इसी से उनका नाम, इसका जो नाम है उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा वॉल्डन इन्वर्जन। क्लियर है। चलिए, तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, ऊपर की तरफ लगा लेते हैं, बन रहा है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी SN2 रिएक्शन। क्लियर है, इतना इतना समझ में आया। हमने यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी देख लिया है। चलिए बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर हो गया इतना। अब कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं SN2 रिएक्शन के। ठीक है, तो चलो कुछ फीचर्स पहले हम खुद से लिख लेते हैं जो हमें पता है। जैसे कि ये क्या है, एक 1 स्टेप की रिएक्शन है। यहाँ से लिखते हैं ना एक एक करके। पहला फीचर क्या है, ये एक 1 स्टेप की रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो रिएक्शन है 1 स्टेप की है, और वो 1 स्टेप ही क्या है, हमारा स्लो स्टेप। स्लो स्टेप यानी कि वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो तीसरा रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस तरीके से हम रेट।
क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल भी है और आरएक्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर ऑर्डर होगा रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है 2, और मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी 2। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस एट आर एक्स पे स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रिएक्शन का रेट अगर ज्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें रेट की, रिएक्शन के रेट की, ठीक है, पॉइंट नंबर 6, अगर रिएक्शन के रेट की हम बात करते हैं तो जो हमारा CH3X है ये ज्यादा होगा, फिर इसका जो 1 डिग्री वाले हैं फिर 2 डिग्री वाले, और जो 3 डिग्री वाले हैं उनमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बड़ा ग्रुप है ना, बड़े बड़े अलग अलग हमारे एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, अब वो एल्काइल ग्रुप बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगला पॉइंट है, यहाँ पर क्या बनेगा, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, 100% इन्वर्जन। ठीक है, चलो अच्छा कुछ और पॉइंट है जो हम यहाँ से रीड करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड टूवर्ड SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म, तो रिएक्टिविटी क्या है, ये पहले 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, क्लियर है इतना? ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर अभी बात भी करी, 3 डिग्री है भी नहीं। चलो अगला है, रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 मैकेनिज्म डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ सम कॉमन न्यूक्लियोफाइल इज, अच्छा जो रिएक्शन का रेट है SN2 मैकेनिज्म में वो किस पर डिपेंड करता है, जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। कुछ न्यूक्लियोफाइल है जिनका स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर जैसे CN नेगेटिव ज्यादा, फिर I नेगेटिव, फिर OR नेगेटिव, अच्छा OH नेगेटिव भी एक अच्छा है न्यूक्लियोफाइल, फिर CH3 COO, फिर H2O, फिर हमारा F नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ का कुछ ऑर्डर है, इतना भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, नॉन पोलर सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN2 मैकेनिज्म, यानी कि जब हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है। ठीक है, बाकी कुछ जो बेसिक पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, कुछ और फीचर्स भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो 7 फीचर्स तो यही है और बाकी ये भी हैं कुछ। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो तो इतने फीचर्स आपको समझ में आए होंगे, आपको क्या करना है, इन्हें एक बार नोट कर लेना ताकि आप इन्हें भूले ना, जब भी भूलें तो आप रिवाइज कर लें एक बार। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पर है कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम, अगर एल्काइल ग्रुप कैसा है, सेम है, एल्काइल ग्रुप अगर सेम है, ठीक है, सेम, एल्काइल ग्रुप क्या है, अगर सेम है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ SN2 इज प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी, तो लीविंग ग्रुप की जो एबिलिटी है उस पर ये डिपेंड करेगा, रेट है जो रिएक्शन का। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा लीविंग ग्रुप की एबिलिटी पर। अच्छा एक और चीज यहाँ पर है कि पॉइंट नंबर 9 लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कार्बोकटायन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कोई भी कार्बोकैटायन यहाँ पर नहीं बनेगा, यानी और रीअरेंज भी नहीं होगा, जब बनेगा ही नहीं तो रीअरेंज कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है SN2 मैकेनिज्म।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव रेट्स ऑफ सम एल्काइल हैलाइड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन आर इन द ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिया गया है रिलेटिव रेट का एल्काइल हैलाइड का SN1 में और SN2 में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया है, लेकिन नोट हमने इसको नहीं किया था, तो आपको नोट कर लेना है। जैसे हम यहाँ अगर SN1 में देखें तो जो बल्की ग्रुप है, अगर जितना ज्यादा क्या होगा, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऑर्डर है। लेकिन अगर आप SN2 में देखो तो हमारा जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, बाकी का भी आप नोट कर लीजिएगा कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लियर है? चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजल कार्बोकेटाइन। ठीक है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला, अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हमने पहले भी सीखा था। ठीक है, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो आ ही गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर CH2Br, यहाँ से Br माइनस किया तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यह हमारा CH2 बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, CH2 पॉजिटिव। अब अगर ये बॉन्ड उठ करके जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्या जा रहा है, ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर जा रहा है, तो ये कैसे बनेगा, तो देखो सिंपल, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, ये बॉन्ड चला गया यहाँ पर, तो ये तो CH2 ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाला जो पॉजिटिव है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला। फिर बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड उठ करके चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हमें बॉन्ड को, अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में जिससे भी कंफ्यूजन होती है वो अगर ध्यान से यहाँ पर उसे देखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को पहले इधर लेके ले जा लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले आप पॉजिटिव यहाँ पर लेके आओ, ये रहा, यहाँ पर हम इस बॉन्ड को लेकर के आ गए, तो ये जो पॉजिटिव है वो आ जाएगा यहाँ पर जहां से ये बॉन्ड उठा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। सेम ऐसे ही हम इसका और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इस बार ये वाला बॉन्ड उठा करके यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला, हमने क्या किया है, ये वाला बॉन्ड को यहाँ पर लेके गए हैं, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये CH2 भी एज इट इज रहेगा, जिस वजह से यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब क्या होगा, अब वापस से इस वाले बॉन्ड को तो यहाँ ले जाएंगे नहीं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो यहीं से ही आया। अब इस वाले बॉन्ड को हम यहाँ पर ले आएंगे, तो जब ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड हम ले आए हैं यहाँ पर, तो ये तो CH2 ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ही है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले हमने और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाए थे, उन पर भी डिस्कशन किया था पहले की अपने लेक्चर्स में। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं पर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलो तो आपको ये नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़े। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आपको आ गया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो क्या कर रहा है, देखो ये शो क्या कर रहा है कि जो बेंजाइल कार्बन है, बेंजाइल कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, पूरी जो रिंग है उसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन रिंग में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन पर डीलोकलाइज हो रहा है, जैसे हमें पोजीशन के बारे में ये पता है, अगर यहाँ पर कोई हमारा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा। वैसे ये होती है इधर से अगर हम देखें ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है, यानी कि ये सिर्फ हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख सकते हो कहाँ पर हो रहा है, देखो तो ये रही ऑर्थो पोजिशन,
पैरा पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन, यानी कि बेंजाइल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। ठीक है, इस पूरी बेंजीन रिंग में इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे हमें स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो होता है यहाँ पर कंप्लीट, और आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। जो पॉइंट अगर आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर। चलिए बच्चों, तो इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।